everyone, this is lecture number 5 क्लास 10 चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग क्लास 10 का हमारा फर्स्ट डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। सो सिंपली हमको यहाँ पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विकलाइम, दूसरा नाम होता है इसका। हम आपको पहले भी बोले थे पहले के लेक्चर्स में कि आपको नाम याद रखना होगा, हर बार आपको फार्मूला नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। सो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है वो रिएक्ट करेगा H2O दैट इज लिक्विड के साथ, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2, ठीक है। और इसका नाम होता था हमारा स्लेक्ड लाइम, ये भी आपको पहले से बताया हुआ है, इसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते थे। और आप इसमें अगर और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इस रिएक्शन में हमारा हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन का रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन का इक्वेशन। और हाँ, आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ना डीपीपी 1 में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का हैंड रिटन सॉल्यूशंस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है सो वहां पे वर्ड टू वर्ड आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सो आप वहां से देख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस व्हिच इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल। ठीक है बच्चों, अब की बार क्या हो रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि क्या होगा जब हमारा कोई एक मेटल HCl में डाला जाएगा, दैट इज हाउ विल यू टेस्ट द गैस व्हिच इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन हो रहा है हमारा HCl दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद एन एक्टिव मेटल। किसी आप एक्टिव मेटल के अंदर HCl को डाल रहे हैं, तो पहले तो आपको ये बताना है कि बताइए आप कैसे कौन सा गैस, पहले तो ये बताना है कि प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर गैस कौन सा आएगा, और जो गैस आएगा उस गैस का हम लोग प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने नोट से ही, वहां लिखा हुआ था ऑलरेडी, दैट इज अगर आप HCl में डालेंगे सपोज जिंक, ठीक है, सो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा दैट इज ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, और गैस को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते थे। सो ये तो है हमारा केमिकल इक्वेशन, और ये हमारा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखिए बच्चों, आपको ये जो मेटल है उसका नाम नहीं दिया गया है, बट ये कहा गया था कि इट इज एन एक्टिव मेटल। सो एक्टिव मेटल है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, दैट इज ZnCl2, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड एज H2 गैस, जिसको हम अपवर्ड एरो से यहाँ पर दिखा सकते हैं या फिर गैस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज अप टू यू। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला। इसमें अब बच्चों कहता है कि बताइए इसका आप लोग प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे। सो पहले तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर किसी चीज का हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो तो वो बर्न बहुत अच्छे से होगी, ठीक है, और इसका तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई नहीं, बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में हाई है, वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो क्या होगा जब H2 गैस को आप सपोज कैंडल या फिर मैच स्टिक के सामने जब आप लेके जाएंगे H2 गैस को, सपोज दिस इज योर मैच स्टिक, यहां से आपने फ्लेम लगाई है, तो क्या होगा H2 गैस फटाक से इसके साथ कंबाइन करेगा और रिएक्शन होगा H2 प्लस O2, दिस विल गिव H2O, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो गैस। सो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सिंपली आपका हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट एनर्जी तो रिलीज होगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग मैच स्टिक या फिर कोई भी बर्निंग सोर्स लेकर जाते हैं, और जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे क्रैकर्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना क्रैकर्स, बर्निंग क्रैकर्स दिवाली में। सो वैसे ही आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बर्निंग सोर्स, ठीक है। आग लगाइए हाइड्रोजन में, पॉप साउंड फूटेगा, पटाखे फूटेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
सो हमको नहीं लगता है कि आपको अभी तक ये नहीं पता होगा, बिकॉज ये हमारा जो लास्ट वीडियो था वो इसी के ऊपर था, सॉरी सेकंड लास्ट वीडियो हमारा इसी के ऊपर था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन is it endothermic or exothermic, give one example of oxidation reaction। so first part है कि what is an oxidation reaction। तो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दो तरीके से ऑलरेडी डिफाइन करना सीखा हुआ है, ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी स्पीसीज, मे बी एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एक कंपाउंड में या फिर किसी भी एक एलिमेंट में आप ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर मान लीजिए उसके पास ऑक्सीजन पहले से है तो आप उसको छीन लीजिए तो वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है, या फिर अगर उसके पास हाइड्रोजन पहले से है, ठीक है, आप उससे हाइड्रोजन छीन लीजिए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, डेफिनेशन आप सभी को पता है, ठीक है। इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो देखिए बच्चों ज्यादातर आपके जो एक्चुअली सारे ही अभी के लेवल के हिसाब से तो सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड पार्ट का आंसर। और आपका उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि H2 combines with O2 to form H2O, so this is also a type of oxidation reaction। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। so H2 plus O2 this is giving H2O, so this is a type of oxidation reaction in which energy is releasing, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो हमको एक एग्जांपल देना है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो अभी तक आपने पढ़ा था केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से कुछ रिलेटेड। सो फोटो है तो ऑब्वियसली सनलाइट का ही कोई रोल होगा। सो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपका कोई भी केमिकल प्रोसेस या फिर कोई एक केमिकल रिएक्शन को आप लिखो या फिर आप देखो या फिर कहीं भी हो रहा हो, सो ऐसे रिएक्शन में जब सनलाइट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, समझिएगा, किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर सनलाइट इन्वॉल्व होगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हम वैसे रिएक्शंस को कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस को देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो CO2 होता है वो कंबाइन होता है H2O के साथ और प्रोड्यूस करता है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसका नाम है C6H12O6, और साथ ही में ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे ये लोग, और अपने लिए भी यूज करते हैं जब रात हो जाती है, आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस। सो इसमें बच्चों क्या होता है ना कि आपका जो सनलाइट है वो यूज हो जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है क्या, सनलाइट, ठीक है, इसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स और उसके बाद हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर आता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता था कि कोई एक एलिमेंट अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में दो या दो से ज्यादा बार टूटता था, ठीक है, जैसे कोई एक कंपाउंड हो वो टूट गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटा दो चीजों में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटता था, ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटता था ना Ag+Cl2, ठीक है। सो वो उसमें टूटना इंपॉर्टेंट था, डिकम्पोज होना इंपॉर्टेंट था, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिकम्पोज होना जरूरी नहीं है, यहां पर सिर्फ सनलाइट का यूज होना जरूरी है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो इसके लिए हम सीधा कहेंगे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानना है तो फिर से मेरे नोट्स में जाइए, ठीक है, आपको वहां पर तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिल जाएंगे विद एग्जांपल्स। सो दिस इज नॉट नेसेसरी, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट अ रिएक्शन बाय हीटिंग। सो ऑब्वियसली हीटिंग से जो होता था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम कहते थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका भी एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है। एक्टिविटी भले लिखा है बट आपको एक्टिविटी जानना जरूरी नहीं है, बस आप केमिकल रिएक्शन को ही डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। सो आपका वो सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आप नोट्स में देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन तो सबको पता है ना क्या होता है, सांस लेना। तो जब हम सांस लेते हैं तो होता पता है क्या है, अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो एक शॉर्टकट सुनिए। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको रिवर्स कर दीजिए, सनलाइट की जगह आप हीट लिख दीजिए, हो गया आपका क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का इक्वेशन सिंपल। जैसे क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमको C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है, फिर हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स में जाता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे बॉडी के सेल्स में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा कि हम जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में घुल जाता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू हमारे एल्वियोली होता है, वहां से हवा जाता है, ऑक्सीजन फिर ब्लड के साथ घुल जाता है, फिर घुलने के बाद वो हार्ट उसको पंप करता है, तो हमारे बॉडी के सेल्स में डिफरेंट जगह पर वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब कम हो जाता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में थोड़ा बहुत। सो ऑक्सीजन वहां पर जाता है हमारे सेल्स में, वहां पर यूटिलाइज हो जाता है और हमको क्या करता है, energy plus O2, that is sorry, glucose plus O2, this will give CO2 plus H2O both in the form of gases। ठीक है, फिर वो एनर्जी हमको देता है ग्लूकोज बर्न होके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और फिर CO2 और H2O गैस हम लोग एक्सहेल करते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते हैं ना, सो उसमें क्या होता है, CO2 वो तो होता ही है, H2O अगर आपको जानना है तो आप अपने सामने कोई एक अपना हाथ लेकर आइए, यहाँ पर ऐसे करके एक्सहेल करिए, धीरे धीरे आपको H2O के ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब H2O के ड्रॉपलेट्स हमको दिख जाते हैं फिर तो वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, तो यहाँ पर हम गैस क्यों लिखे हैं, तो बच्चों वो एक्चुअल में तो गैस ही था ना। ठीक है, आप पानी थोड़े ना मुंह से निकाल रहे हो, वो तो आपके हाथ पर आया तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हुआ तो फिर वो वाटर बना ना, पहले तो वाटर नहीं था, पहले तो वेपर था। ठीक है, वेपर इज अ गैसियस स्टेट, सिंपल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, और इसको हम लोग एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। चेक करना है तो अपनी सांसों के टेम्परेचर को देख लो आप लोग। ठीक है, क्या होता है, वो सांसें आपकी ठंडी निकलती हैं, गर्म निकलती है ना। ठीक है, सिंपल। अब देखिए बच्चों, व्हाई इज रेस्पिरेशन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। सिंपल, पहला है आपका आयरन H2O Fe3O4 H2। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 में फर्स्ट रिएक्शन है कि आयरन प्लस H2O, this gives Fe3O4 plus H2, that is Fe3O4 plus H2 गैस। सिंपल तरीका सभी को याद है, पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल्स फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। हम बताए थे कि ये वाला तरीका नहीं भी लगाए तो भी हो जाता है बैलेंस, तो वो वाले तरीके से तो ऑब्वियसली बैलेंस हो ही जाएगा, बट आई थिंक आपको डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों, कोई जरूरत नहीं है लिखने का मेटल नॉन मेटल, थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि छोटे मोटे रिएक्शंस के लिए हम उतना लंबा स्टेप करें तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा स्मार्ट बनना सही रहेगा। सो यहाँ पर देखिए Fe3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लगा देते हैं। 4 लगाए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, आयरन तो बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 4, दैट इज आल्सो 4 2 8, सो आंसर इज 3 4 4। हो गया बैलेंस, सिंपल, कोई लंबा प्रोसेस नहीं। ठीक है, अगर आपको स्टेप वाइज देखने का मन है, ऐसे नहीं डायरेक्ट समझ में आया, तो फिर से जाइए डिस्क्रिप्शन में नोट्स को खोलिए, सॉरी सॉल्यूशंस वाले पीडीएफ को खोलिए और वहां पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 plus HCl। ठीक है, MnO2 plus HCl combines and this will give MnCl2 plus Cl2, MnCl2 plus Cl2 plus H2O। ये बहुत ही सिंपल डीपीपीज है। देखिए बच्चों, स्कूल में बैलेंसिंग सिंपल ही आते हैं। ठीक है, सिंपल देखिए, यहाँ पर Mn1 है, 1 है, छोड़ देते हैं। O2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, 4 लगाना होगा। 4 लगाएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन 4 हो जाएगा, और यहाँ पर तो क्लोरीन 4 है ही। लीजिए, बैलेंस हो गया, खत्म, सिंपल हो गया ना। Mn1
क्लोरीन आपका यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, हाइड्रोजन 4, वहां पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन वहां पर भी 2। सिंपल, कोई जरूरत नहीं पड़ा ना लंबा सा करने का, ठीक है। सो इसीलिए हम अपने वीडियो में आपको किसी मेथड से बैलेंसिंग नहीं सिखाए थे, आप ध्यान दिए होंगे, हम आपको अपना सोच यूज करना सिखाए थे, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम बचता है और आप स्मार्ट होते जाते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज HNO3 combines with CaOH to give CaNO3 plus H2O। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, आप अभी तक सोच रहे होंगे कि हम तो बैलेंस कहीं से भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आप कहीं से भी शुरू करिए, मैक्सिमम टाइम आंसर आ ही जाता है, ठीक है। और जहां तक ये बात रहा कि पहले किसको करना चाहिए, सो बच्चों उसका देखिए सिंपल सा जवाब ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, खुद आपको पता चलने लगेगा कि पहले किसको बैलेंस करना बेटर होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को लोग लास्ट में क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो अकेला रहता है ज्यादातर, ठीक है, और सबसे छोटा है, या तो हाइड्रोजन H में होगा या तो 2 में होगा और अकेला ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज काइंड ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन कम होते हैं, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको ये मेटल को करिए, नॉन मेटल को करिए, ये मेथड आपको एनसीईआरटी बुक में और किसी ज्यादातर बुक्स में नहीं दिखता है, बिकॉज बैलेंसिंग करने का सबसे बड़ा हथियार होता है खुद का दिमाग, ब्रेन, और वो स्ट्रांग होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, अगर हमको नहीं समझ में आता है कि किसको पहले बैलेंस किया जाए, तो हम बस ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, उसी को पहले बैलेंस किया जाए, ठीक है, उसको ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप बड़े में लगाएंगे यहाँ पर 6, तो फिर सोचिए कितने सारे एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन बिगड़ सकता है, तो पहले आप सबसे बड़े वाले कंपाउंड को ही बैलेंस करें, तो सबसे बड़ा तो यही है। सो यहाँ पर देखिए बच्चों, कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस्ड। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1, तो यहाँ पर 2 लगा लिए हम लोग, सिंपल। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 3 जा 6 एंड 1 7, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6 प्लस 1 2 8, ठीक है, तो यहाँ भी 8 कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और यहाँ 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 8, सिंपल। अब देखिए बच्चों, सब कुछ बैलेंस हो गया, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन कितना है 2 3 2 2 6 7 8, यहाँ पर भी है आपका 8, हाइड्रोजन है वहां पर 4, यहाँ पर है हाइड्रोजन 4 एंड एवरीथिंग इज बैलेंस, नाइट्रोजन इज आल्सो 2 एंड हियर इज आल्सो 2, हो गया सब बैलेंस बिना कुछ किए, सिंपल। अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is question number 8, on what basis a chemical equation is balanced। ये बहुत सिंपल है, ऑलरेडी बताया हुआ है, क्यों करते हैं बैलेंस, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं हम लोग बैलेंस, ठीक है, दिया था एंटोनी लेवोइजियर ने, और जानना है तो 1774 में दिया था, ठीक है। सो ये सब जानने का मतलब नहीं, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और उसका मेथड ये कहता है कि पहले आप रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल करिए, जो कि प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्टिविटी सजेस्टिंग द occurrence of a chemical reaction। बहुत ही सिंपल है, आपको हम जब पढ़ा रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हम क्या बोले थे, सॉरी रिएक्शन, सो उस समय यही बोले थे ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज की हरकत है जो हम ऑब्जर्व करें, वही तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक। फिर से वही एग्जांपल जो तब दिए थे, जैसे हम लिविंग बीइंग है, कैसे पता कि हम लिविंग बीइंग है, तो आपने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, सपोज ये मार्कर और ये हम, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि हम मूव करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, और ये क्या करता है, बस सोते रहता है, कुछ नहीं करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा हुआ, नॉन लिविंग का, तो ये कहलाया नॉन लिविंग। मेरा है लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम है लिविंग बीइंग, ठीक है। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब किसी भी रिएक्शन में, जब किसी भी केमिकल प्रोसेस में आपका कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे, नहीं कोई भी एक नहीं, एक्चुअली 2 या 2 से ज्यादा शो करने लगे, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन के कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक आप बोल लीजिए अपने मन से, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, याद है ना, प्रेसिपिटेट वाला चेंज इन कलर, सिल्वर वाला, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, और आपको जानना है तो टेम्परेचर में भी चेंज होता है, ठीक है, और जानना है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
और सारे के एक एग्जांपल्स आपको नोट्स में अच्छे से लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पर वापस बता के टाइम भी वेस्ट करेंगे, आपको जानना है तो वहां पर से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का है, ठीक है, तो अभी क्यों बता रहे हैं हम लोग, ठीक, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, वो तो सबका एक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो अभी आपने नहीं पढ़ा है तो हम एक चीज सजेस्ट करेंगे कि ठीक है आप थोड़ा वेट कर लीजिए मेटल नॉन मेटल का, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ऑलरेडी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बट फिर भी ये आपके ना ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एनसीईआरटी बुक के कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल से लिए जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आपको रटनी पड़ती हैं, उसी में से ये है कि आप याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मैग्नीज के सामने, ठीक है। सो बेसिकली पता है क्या होता है, सिंपल, अगर आपके पास देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सो आपके पास जो क्वेश्चन में है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, हमको क्या करना है, इसको किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है ताकि ये रिड्यूस हो सके, और रिड्यूस होके क्या फॉर्म करे, सो आपको लिखा हुआ है मैग्नीज, यानी कि कल्ला Mn बचे, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर जब कल्ला Mn होगा तो O2 बाहर निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। सो करना क्या है, हमको मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि मैग्नीज को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम से, ठीक है, और इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप इसको मेटल लेकर आएंगे, रॉड रख देंगे एल्यूमिनियम का तो थोड़ा ठीक से होगा, जल्दी नहीं होगा ना। एल्यूमिनियम पाउडर आप लेकर आ जाइए, उसमें आप डाल दीजिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को छीन लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबको पता है कि ऑक्सीजन पे वैलेंसी कितना होता है 2, सो Al के साथ आया 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3, सो ऑक्सीजन के साथ आया 3, Al2O3 साइड हो गया प्लस, ठीक है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। अब आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना है, ठीक है, तो सिंपल, पर हमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना था ना, ठीक है, सो सिंपल, आप देख लीजिए किसके साथ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसके साथ हो रहा है, सो जिसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वही रिड्यूस हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहां से देखेंगे आप, यहां तक तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में से O2 निकला है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, एल्यूमिनियम के साथ हुआ, तो ये क्या हुआ है, खुद तो इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। हम आपको पहले भी बताए थे कि जिसके साथ रिडक्शन होता है वही होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको और जानना है तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके खुद के साथ हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, और ये हमेशा होगा, ठीक है, चाहे आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, हाँ जुड़ा। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, किसके साथ हो रहा था, एल्यूमिनियम के साथ, तो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म, सिंपल। नेक्स्ट वन इज, जल्दी जल्दी हो गया तो थोड़ा पीछे जाइए, फिर से स्पीड को डिक्रीज करके आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ये सब क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मेरे एनसीईआरटी में, ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अभी तक हम फास्ट बता रहे हैं बिकॉज आई थिंक आप समझ चुके होंगे अभी तक, ठीक है। हर चीज को ज्यादा फैला के नहीं बता रहे, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं, स्मार्ट बनिए, ठीक है। आगे आपका व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, आल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड आपका दो चीजों में टूट रहा है, दैट इज AgCl is going to break in two products, that is AgCl2 है यहाँ पे, ठीक है, नहीं AgCl सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl2 बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। सो देखिए बच्चों, सिंपल रिएक्शन तो ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
ठीक है, और इसे हम लोग कहेंगे कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चेंज इन कलर क्या होगा। सिंपल है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है आपका व्हाइट, ठीक है, याद करना है आपको, और टूटने के बाद जो सिल्वर बचेगा उसका कलर अलग होता है, दैट इज ब्लैक। ठीक है, सिंपल आंसर मिल गया। व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड विल ब्रेक डाउन इनटू ब्लैक कलर्ड कंपाउंड दैट इज Ag सिल्वर, एंड क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड एरो। ठीक है, सिंपल हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, आपको अभी पता है कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते ही आपके ज्यादातर एक्सोथर्मिक, ठीक है, लगभग सारे ही होते हैं, ठीक, जो आपको पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक हो गए आपके, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन कहां से मिलेगा? सो सेम आंसर नोट्स में वैसे बता दें, अगर आपको नहीं याद है तो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज, ठीक है, केमिकल रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, सिंगल ही बनाने चाहिए, सिंगल से ज्यादा नहीं, तो आपका कहलाता है दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट पार्ट है कि गिव एन एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल देना है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था Mg+O2 MgO, और बताएं H2+O2 H2O। अरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा लिख दीजिए, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ये वाला रिएक्शन हम आपको पहले ही पढ़ाते वक्त बता दिए थे, ठीक है। सो आई थिंक नोट्स एक बार देख लें आप, पर फिर भी हम इसको फिर से कर देते हैं, थोड़ा लंबा है ये, ठीक है। ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सिंपल। तो देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, दैट मींस Ki will react with lead iodide, that is PbNO32। ठीक है, सबको बोले थे हम पहले कि फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये सब बेसिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनके वैलेंसी जानने में ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कंपाउंड का वैलेंसी आप अभी नहीं निकालना सीख पाएंगे, छोटा मोटा बात नहीं होता है। कुछ कुछ छोटे मोटे कंपाउंड का तो हम बता देते हैं, जैसे कि Al2O3 में आपका Al का वैलेंसी 2 था, सॉरी Al का वैलेंसी 3 था, O का वैलेंसी 2 था, ठीक है। तो हर बार कंपाउंड्स में वैसा नहीं होता है, ठीक है, वो तो एलिमेंट से जुड़कर कंपाउंड बन रहा था तो आप कंपाउंड बना पाए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर Pb और NO3, Pb का तो वैलेंसी बता लेंगे, लेकिन NO3 का कहां से बताएंगे? Pb का 2 होता है, NO3 का -1 होता है, कहां से बताएंगे? तो इसके लिए बच्चों क्लास 11 में चैप्टर 4 जब आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, चार थ्योरीज के साथ, तब आप जाके सीखेंगे, चाहे वो लीविस हो, चाहे वो मॉट हो, चाहे वो आपका मॉडर्न एटॉमिक, मतलब कोई भी हो आपका, ठीक है, आप वहीं पर सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए आपके सामने अभी क्या करना है, जितने भी कंपाउंड्स आते जाए सिर्फ एनसीईआरटी में, उन सारे कंपाउंड्स को का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर वैलेंसी भी याद कर पा रहे तो और अच्छी बात है, बट आई थिंक वैलेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बस फॉर्मूला याद रखिए, वैलेंसी तो वैसे ही पता चल जाता है। जैसे Pb के साथ में कौन है, यहाँ पर 2 है, सो Pb का वैलेंसी 2, यहाँ पर Pb के बगल में कोई नहीं है, सो NO3 का वैलेंसी 1, जो राइट में होता है उसका वैलेंसी का पॉजिटिव साइड, जो लेफ्ट एक्चुअली हमारे लेफ्ट में होता है उसका साइन होता है पॉजिटिव, और जो हमारे राइट में होता है उसका साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। कोई भी आप कंपाउंड देख लीजिए, लेफ्ट वाले का पॉजिटिव होगा, राइट वाले का नेगेटिव होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नॉन मेटल ही हो राइट वाला, ठीक है, देख लेना आप, सॉरी लेफ्ट वाला। नेक्स्ट, अब इसका देखो बच्चों, रिएक्शन कहा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? सिंपल, दो कंपाउंड कौन है, पोटेशियम NO3I Pb, ठीक है। देखिए बच्चों, साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर चार हमारे पास कंपोनेंट है, तो जब 4 कंपोनेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपका एक ही रिएक्शन हमारा बचता है। देखिए कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, डिकम्पोजिशन होगा नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट चाहिए था, और इतने बड़े बड़े कंपाउंड जुड़ने से रहे तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। बचा कौन? या तो प्रेसिपिटेशन या तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब प्रेसिपिटेशन खुद ही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं, मतलब इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां ले आएंगे। जैसे देखिए K और NO3 में क्या होगा, K पे चार्ज 1, NO3 पे भी चार्ज 1, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KNO3, ठीक है। फिर I बचा और Pb बचा,
पीबी पे चार्ज 2, आई पे चार्ज 1, सो क्या बनेगा पीबी आई 2। सिंपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए क्या होगा, पहला तो हुआ कि क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। सो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व तो ये हो रहा है, अच्छा देखिए ये चीज जो रिएक्शन है ना आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है बट यहाँ पर कलर में भी चेंज होता है, ठीक है। कैसे चेंज होगा, सो हाँ जो PbI2 है ना आपका वो येलो कलर का होता है, ठीक है। हाँ ठीक है आप लिख सकते हैं, ठीक है। कलर अगर पूछा ही है तो बता देंगे, वैसे नहीं पूछा है बट कोई नहीं, चाहे तो आप बता सकते हैं। PbI2 का कलर येलो होता है, एनसीईआरटी में है, नोट्स में भी है मेरे, ठीक है। इन सब के ये रिएक्शन ऑलरेडी वहां पर स्टेटेड है, आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एक और हो रहा है जो कि है हमारा चेंज इन कलर, दैट इज येलो कलर्ड PbI2, जो कि पहले येलो नहीं था, पहले कोई दूसरा कलर था, ठीक है। कलर वैसे जरूरी नहीं है बच्चों, वैसे सिर्फ इतना याद रखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कि इतना ही जरूरी है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपका पूरी तरह से नोट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है, रिलेटेड है। तो नोट्स अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताने का हमको नहीं लगता जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो डीपीपी 1 में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें भी आप सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक नोट्स को नहीं पढ़ा है मेरे तो प्लीज पढ़िए, ठीक है, तभी आपको डीपीपी 2 समझ में आएगी, बिकॉज हम छोटे मोटे क्वेश्चंस छोड़ देंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।